हाँ जी बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th, बुक नंबर 2। वेरी फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर का थीम ये रहने वाला है कि 47 आ गई। इस डेट को जो अंग्रेज हैं वो इंडिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब उनको ये छोड़ के जाने के बाद अब हम लोगों को अपने नेशन को बिल्डअप करके दिखाना है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है दुनिया को और इंडिया के लोगों को कि जो हम लोग नेशन बनाएंगे वो अंग्रेजों से कहीं बेहतर होगा, वो कहीं अच्छा होगा। ठीक है। तो इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो ऐसे शुरू होती है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद से हमें हमारे पास पॉलिटिक्स कैसे चलती आ रही है। हुआ क्या था कि मिड नाइट 14-15 अगस्त को जो इंडिया है उसके टू पार्ट्स हो गए। हम लोगों को फ्रीडम मिली, लेकिन उसी के साथ साथ हमें पार्टीशन भी मिली। जो फ्रीडम थी उसके साथ पार्टीशन के साथ हमें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वॉयलेंस को झेलना पड़ा, लोगों को डिस्प्लेसमेंट को फेस करना पड़ा। और ये हम लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए और या पाकिस्तानी लोगों के लिए ये एक ट्रॉमा थी और एक बैड टाइम था। अब ये बैड टाइम कैसे था? हर एक बंदू को ये लग रहा था कि जो हम लोगों को अब डेमोक्रेसी मिलेगी क्योंकि अंग्रेज जा चुके हैं, तो अब इंडियन लोगों की गवर्नमेंट ही इंडिया को संभालेगी, तो ये सब के लिए गुड फॉर ऑल होगी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है कि अगर ऐसा इंडिया का हमारे पास अंग्रेजों के टाइम पे मैप था, यहाँ पे पाकिस्तान है जो प्रेजेंट है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है। जब इंडिया को फ्रीडम मिली तो उस टाइम पे इसको वेस्ट पाकिस्तान बोला गया और इसको ईस्ट पाकिस्तान बोला गया, और ये जो बीच वाला एरिया इसको इंडिया बोला गया। तो फिलहाल हम इंडिया में हैं, तो इस इंडिया की स्टोरी पढ़ेंगे। तो हमारे पास थ्री मेजर चैलेंज थे जो इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों को फेस करने थे, हमारी गवर्नमेंट को फेस करने थे। सबसे पहला था कि यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी। ठीक है। दूसरा है डेमोक्रेसी। यूनिटी डाइवर्सिटी को हम लेके कैसे साथ में चलेंगे, डेमोक्रेसी को हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, फिर हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और वेलबिंग सोसाइटी भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसका नेम है यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी। देखिए, अब सबको पता है कि इंडिया का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। ठीक है। और इंडिया में डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि लगभग हर रीजन के लोग इंडिया में रहते हैं। और इंडिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज का तो मतलब कि ह्यूज क्वांटिटी में। ठीक है। तो सबकी कल्चर अपनी सेपरेट है, हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी यहाँ पे कल्चर जो वो बनी हुई है। और बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद को रीजनल आइडेंटिटी के साथ जानना चाहते हैं। जैसे हम लोग पंजाब में हैं, तो हम लोग अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाएं वहाँ पे हम सबको पंजाबी ही बोला जाएगा, रेदर देन जब हम पंजाब में हैं तो हम अपने आप को हिंदू सिख में डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम पंजाब से बाहर जाते हैं तो हर एक बंदा हमें सरदार जी या पंजाबी ही बोलता है। दूसरी बात आती है हमारे पास डेमोक्रेसी की। हमारे लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे देश में डेमोक्रेसी को सेटअप करने के लिए सबसे पहले वो एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जिसको साइन अप किया गया था 1949 में, नवंबर के मंथ में। फिर इसके बाद सॉरी, इसको अडॉप्ट किया गया था 1949 में नवंबर के मंथ में। फिर इसको साइन किया गया 24 जनवरी 1950 में। फिर इसके बाद इसको अप्लाई किया गया 26 जनवरी 1950 से। तो कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद हमारे इंडिया में एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाएगी। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी जहाँ पे जो हमारे लीडर है वो वहाँ पे बैठ के बातें करेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर के कानून लॉज हमें क्या क्या बनाने करने चाहिए। इसके बाद फिर हमें एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग खुद नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में, हमारे चूज किए हुए एमपी एमएलए जाएंगे और वो बताएंगे कि उनके एरिया में लोगों को क्या क्या दिक्कत है, उनको क्या चेंज चाहिए। और जैसे फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट को देखो, इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उससे पहले जो मुगल राजे थे, उससे पहले कोई भी राजा आ जाता था, तो वहाँ पे ना लोगों के जो राइट्स हैं उनको डिफाइन नहीं किया होता, उनको सप्रेस किया जाता था। तो अब हमें डेमोक्रेसी में कुछ बेसिक राइट्स हैं जिनको हमेशा के लिए वो डिफाइन करना था कि हमेशा लोगों के, हर बंदे के पास रहेंगे ही रहेंगे जो लोग इंडिया में रहने आएंगे। वेरी थर्ड टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ वेल बींग सोसाइटी। इस सब के बाद हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी थी जिसमें हमें हमारे देश के पूरे लोगों को भी साथ में लेके चलना था। हमें
हमारे देश में इक्वालिटी भी बना के रखनी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लोगों को करनी थी, और पॉवर्टी के साथ भी हमें इसको फिनिश करना था, और स्पेशल प्रोटेक्शन देनी थी जो लोग माइनॉरिटीज़ में रहते हैं या जो लोग खुद को सेफ नहीं फील करते। और ये ना, ये जो बेसिक प्रॉब्लम होती है हर एक देश की, इनसे कैसे निपटना है, ऐसी प्रॉब्लम के साथ हम लोगों ने कैसे लड़ना है, तो इसके लिए ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रखे हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ना, ये हर एक देश में होती है। तो इसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब कि डायरेक्ट सॉल्यूशन बताए होते हैं ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को बताया जाता है कि वो डायरेक्ट ये वाली पॉलिसी अपनाए और इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाए। अब इसके बाद वो गवर्नमेंट की खुद की मर्जी है कि उसने इनको अपनाना है या नहीं करना। इसके बाद फिर चलो, फिलहाल अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट होगी, देश आज़ाद हो गया, इंडिया को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। उसके बाद हम लोगों को तीन चैलेंज फेस करने थे जो यूनिटी प्लस डाइवर्सिटी में फेस करने थे। दूसरा था डेमोक्रेसी, तीसरा डेवलपमेंट प्लस वेल बींग सोसाइटी। यूनिटी मतलब कि कैसे हम लैंग्वेज को, रिलीजन को, रीजनल आइडेंटिटी को इकट्ठा रखेंगे, सबको डेमोक्रेसी कैसे देंगे, फंडामेंटल राइट कैसे एक्सप्लेन करेंगे लोगों की, और जो पुअर पॉवर्टी वाले लोग, रिचर लोग, माइनॉरिटी वाले लोग, हर बंदों को हम कैसे साथ में लेके चलेंगे। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या आता है कि फैज़ अहमद फैज़ थे जिन्होंने अपने एक पोइम लिखी थी द डाउन ऑफ फ्रीडम। इसमें इन्होंने, इनकी पोइम का ये थीम था कि जो हम लोगों को फ्रीडम मिली है वो पार्टीशन के साथ मिली है और ये अच्छी फ्रीडम नहीं है। जो फ्रीडम से नेक्स्ट मॉर्निंग है वो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ वाली मॉर्निंग नहीं है। अभी हमें और सोना पड़ेगा या हमें फिर से जागना पड़ेगा अच्छे वाली फ्रीडम वाली मॉर्निंग की वेट करने के लिए। ठीक है, इनकी जो पोइम का था वो ये वाला मेन थीम था। और ये जो फेज़ अहमद फैज़ थे, ये पाकिस्तान रिजाइम को या टू नेशन थ्योरी को अपोज करते थे। फिर अमृता प्रीतम भी थे, ये पंजाबी पोइट थे, फिक्शन राइटर थे। इन्होंने भी एक पोइम लिखी थी कि टुडे आई कॉल वारिस शो, कि आज मुझे वारिस शो की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, मैं उसको बुलाऊंगी। शायद वही इंडिया के दुख दर्द को एक्सप्लेन कर सकें, भारत के, पाकिस्तान के। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी, ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। ये एक मेन जड़ है जिस वजह से पाकिस्तान बना। होता क्या था कि 1920 तक, पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के। ये पहले फ्रीडम फॉर हिंदू एंड मुस्लिम के लिए ही झगड़ा करते थे। इन्होंने भी फ्रीडम फाइटर में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन बना के रखा है। पहले ही हिंदू और मुस्लिम की फ्रीडम के लिए से वहाँ पे अपना स्ट्रगल करते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि फिर ये सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट करने के लिए स्ट्रगल करना इन्होंने शुरू कर दिया। बात ऐसी है कि 1920 तक ये कांग्रेस के साथ ही रहते थे और ये वकील थे पेशे से। लेकिन जब महात्मा गांधी ने एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्लाई किया, तब ये वहाँ से टूट गई। इनको लगा कि ये उसके साथ एग्री नहीं थे, तो ये वहाँ से सेपरेट हो गए। और उसके बाद 1928 में नेहरू जी नेहरू जी ने कुछ अपनी डिमांड रखी थी, या कुछ इन्होंने नेहरू जी के पास अपनी कुछ डिमांड रखी थी। 14 डिमांड्स रखी थी, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट करने की बातें की जा रही थी या उनको हैवी वेटेज देने की बातें की जा रही थी। लेकिन नेहरू जी का जो मेन थिंकिंग थी वो बोलते थे कि इंडिया को एक ही रखेंगे, हम इसको हिंदू, सिख, मुसलमान में डिवाइड नहीं करेंगे। तो इस वजह से जब नेहरू जी ने इनकी बातें नहीं मानी, तब ये गांधी जी से तो पहले से गुस्सा थे, तो उसके बाद ये नेहरू जी से भी गुस्सा हो गए थे। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें बुक में नहीं लिखी, लेकिन जो आगे वाली क्लासेस होती हैं वहाँ से मैंने आपको बता दी। अब जवाहरलाल नेहरू जी, इनकी बात आती है, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे पहले इन्होंने वहाँ पे एक अपनी फेमस स्पीच डिलीवर की थी, जिसको बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेंसिटी डेनिस्टी। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि हम सबको सेव करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, और हम डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ चलेंगे। अब जो तीसरे बंदे बचे हमारे पास, दैट इज महात्मा गांधी।
और उनके सेक्रीफाइसेस, वो जो हमें 14-15 अगस्त को इंडिया को, भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी, वो उसके साथ हैप्पी नहीं थे। वो बोल रहे थे कि ये फ्रीडम बहुत कम है, ये डिवीज़न बहुत बड़े लेवल पे है। इनके पास 2 आइडियाज़ थे। एक था अहिंसा, कि हम कभी भी अहिंसा या वायलेंस नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस को साथ लेके चलेंगे। दूसरा था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है आग्रह फॉर सत्य, कि हम लोग एक्टिव रहेंगे लेकिन वायलेंट नहीं करेंगे। या फिर लोगों को सत्य के लिए आग्रह करना, मनाना, फोर्स करना, लेकिन प्यार से, बिना लड़ाई झगड़े की। इनके काफ़ी सारे जो सत्याग्रह हैं, जो पहले सक्सेस हुए लेकिन कुछ फ्लॉप भी गए, लेकिन जो रिजल्ट था ऑल ओवर वो अच्छे से चलते आ रहा था। अब हुआ क्या कि कुछ कम्युनल वायलेंस का मतलब क्या होता है कि जब रीजन के नाम के ऊपर दंगे होने शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं कम्युनल वायलेंस। का मतलब होता है दंगे। तो ऐसे दंगे जो धर्म के नाम पर हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिमिनल वायलेंस मीन टू से वायलेंस बिकॉज ऑफ रीजन। क्या हुआ, कोलकाता में काफ़ी सारे ऐसे जो क्रिमिनल वायलेंस होने शुरू हो गई। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे फास्ट रखना शुरू कर दिया कि जब तक ये दंगे शांत नहीं होंगे तब तक मैं अपना जो पास्ट है, सॉरी, जो मैं अपना फास्ट है उसको ब्रेकअप नहीं करूँगा। इसने अच्छा फ्रूट भी दिया। तो लेकिन सितंबर, फिर आगे क्या हुआ कि सितंबर मंथ दिल्ली में जो इंडिया के मुस्लिम थे और महात्मा गांधी ने, मतलब कि जब पाकिस्तान को इंडिया से सेपरेट किया गया था, तो आई थिंक लगभग जो 55 करोड़ की जो मतलब कि डोनेशन थी, वो इंडिया को पाकिस्तान को हैंड ओवर करनी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने 20 करोड़ तो पहले ही दे दिए, लेकिन फ्रीडम की इमीडिएटली टाइम पे क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर झगड़ा होना शुरू हो गया। थोड़ी बहुत इनके बीच में फाइट भी लगी थी। तो इंडिया ने जो पेंडिंग ड्यू था वो रोक लिया। उस टाइम पे महात्मा गांधी ने अगेन वापस फिर से फास्ट रखा और इंडिया को फोर्स किया कि आप पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल ड्यूज हैं उसको क्लियर कीजिए, अपनी कमिटमेंट को पूरा कीजिए। गांधी जी की इस बात से बहुत सारे इंडियन हैं वो नाराज थे और वो बोल रहे थे कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान के फेवर में बातें कर रहे हैं लेकिन रहते ये इंडिया में है। फिर क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे उनको चाहिए, कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम थे, उनको चाहिए था पाकिस्तान, मुस्लिम बेस्ड नेशन। जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थे उनको चाहिए था हिंदुस्तान। ठीक है। तो रीजन बेस पे दो देश बनने चाहिए, तो जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे उनका ये मानना था। फिर क्या हुआ, फिर नथुराम विनायक गोडसे की एंट्री होती है। इन्होंने क्या किया, हुआ ये कि नथुराम विनायक गोडसे की एंट्री होती है और 13 जनवरी 1948 को, ठीक है, ये गांधी जी के ऊपर अटैक करते हैं न्यू दिल्ली बिरला हाउस में। तो न्यू दिल्ली बिरला, ये बुक में मेंशन वैसे नहीं है, बिरला हाउस में शाम के समय पे। और ये गांधी जी को 3 टाइम गोली के साथ शूट करते हैं, 3 गोलियां मार के गांधी जी का मर्डर कर देते हैं। ठीक है। कौन करते हैं, नथुराम विनायक गोडसे। नथुराम विनायक गोडसे जिनकी बैकग्राउंड थी आरएसएस के साथ, जिसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि 1925 में फॉर्म हुई थी। ठीक है। तो ये वैसे मैं बुक से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो क्या हुआ था कि इन्होंने गांधी जी को पहले शूट कर दिया 30 जनवरी 1948 को। ठीक है। जब इन्होंने शूट किया तो बिरला हाउस में न्यू दिल्ली शहर में, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने उनको शूट किया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को अपने आप को हिरासत में दे दिया, अपने सेल्फ सरेंडर कर दिए। जब इनको कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ पे इन्होंने लगभग 5 घंटे जो 5 आवर्स की स्पीच दी, जिसमें जो लगभग 90 जो पेजेस की इनकी स्टेटमेंट बनी थी। इन्होंने रीज़न दिए कि इन्होंने गांधी जी को क्यों मारा है। इनका मानना ये था कि गांधी जी कंटिन्यूसली पाकिस्तान की सपोर्ट करते आ रहे हैं लेकिन वो रहते इंडिया में हैं। तो इस वजह से इनको गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी।
फिर जब इनको 49 में 1949 में नथुराम विनायक गोडसे को फांसी की सज़ा दी गई, इनको इनकी डेथ होगी। आरएसएस बनी थी 1925 में। तो लेकिन इनकी डेथ के काफ़ी टाइम बाद जो आरएसएस पार्टी थी उसको बैन कर दिया गया। इनको बैन कर दिया कि इनके इसके बैन कर होने के बाद जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो काफ़ी टाइम के लिए बंद रही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो पढ़ के देखते हैं। फिलहाल हमने यही पढ़ लिया ना, जो वो 3 मेन पॉइंट के बाद अमृता प्रीतम, फैज़ अली फैज़ की पोइट्री, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, गांधी के बारे में, नथुराम विनायक गोडसे के बारे में। अब हमारा अगेन जो लॉन्ग मार्क्स के लिए क्वेश्चन है वो शुरू होंगे। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। देखिए क्या हुआ। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये ये मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे और इनको टू नेशन थ्योरी चाहिए थी। लेकिन जो कांग्रेस थी वो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती थी। उसका मानना ये था कि इंडिया एक ही रहना चाहिए, टू नेशन थ्योरी नहीं बननी चाहिए। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनको लगता था कि पाकिस्तान जो है वो वो बनना चाहिए। ठीक है। अब पार्टीशन का प्रोसेस वो कैसे हुआ, वो रीजन के बेस पे हुआ या मेजोरिटी के बेस पे हुआ। अब हुआ ऐसे कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने तो ये अनाउंसमेंट कर दी कि जो लोग मुस्लिम हैं वो हमारे साथ आए, हम उनके लिए पाकिस्तान बनाएंगे। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने बोला कि हम लोग एक भारत बनाएंगे जिसमें रिलीजन बेस्ड नहीं होगा लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप होगा। ठीक है। तो पहले हम पाकिस्तान की बात ऐसे करते हैं। तो फिलहाल तो ऐसे हमें कहीं पे भी कोई अगर ये हमारे पास इंडिया है, ठीक है, ये जस्ट ऐसे समझाने के लिए बनाया हुआ कि अगर ऐसा हमारे पास इंडिया का एक मैप है, तो फिलहाल कहीं पे भी ऐसा कोई लेवल कोई एरिया नहीं था कि जहाँ पे मेजोरिटी में कोई सिंगल बेल्ट ऐसी नहीं थी कि जहाँ पे जैसे पूरा एरिया यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही रहते हो या यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहते हो। लगभग ये मिक्स क्वालिटी में होते थे सभी लोग। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट। लेकिन फिर भी टू एरियाज ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम की मेजोरिटी थी। एक तो था पंजाब जो आज़ादी के टाइम पे था, दूसरा था बंगाल। ठीक है। लेकिन जब इंडिया को आज़ादी मिली तो लोगों को खुद को नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में आए हैं या फिर इंडिया में आए हैं। अब ये सारे होने के बाद हर एक माइनॉरिटी को लग रहा था कि उनको थ्रेट मिलेगा। उनको थ्रेट कैसे मिलेगा, जो पाकिस्तान में हिंदू चले गए उनको लगता था कि वहाँ पे हम माइनॉरिटी में ही लोग हमें परेशान करेंगे। जो इंडिया में मुस्लिम है उनको लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हैं। तो कुछ टेम्परेरी जो वायलेंस है वो होता रहा, लोगों को अपने घर बार छोड़ के एरिया चेंज करने पड़े, बार बार चेंज करने पड़े। ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने बोला ना पंजाब और बंगाल, यहाँ पे फिलहाल कहीं पे पंजाब के कुछ एरियाज ऐसे थे। अब जैसे तो ये बड़ी एक स्टेट है मान लो पंजाब की, ठीक है। अब इसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम है लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिंदू है। यहाँ पे मुस्लिम है और यहाँ पे मुस्लिम है, यहाँ पे फिर से हिंदू आ गई। तो हमारी गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम इसको इनको बिल्कुल लोकल लेवल तक डिवाइड करेंगे। लेकिन आज़ादी ऐसे अचानक से मिली कि हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम बिल्कुल लोकल लेवल तक हर घर गली मोहल्ले तक जा सकें और ये आइडेंटिफाई कर सकें कि वो इंडिया में आ गया और पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, और दूसरी बात, को हर एक बंदा, नॉट एवरीवन, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाहता था। बहुत सारे मुस्लिम लोग ऐसे थे जिनको डेमोक्रेटिक सेटअप पसंद था, ना कि रिलीजन सेटअप। तो उनको लगता था कि हम लोग इंडिया में रहेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये प्रोविंस वाले एरिया थे। इनके लीडर थे खान अब्दुल गफर खान। ये गांधी जी के फ्रंटियर थे। लेकिन अब्दुल गफर खान ये भी टू नेशन थ्योरी को अपोज करते थे। ठीक है। लेकिन इनको वो वैल्यू ना तो इंडिया ने दी ना ही पाकिस्तान ने दी। फोर्सफुली इनको पाकिस्तान में भेज दिया गया। अब आगे क्या हुआ, जो पंजाब और मुस्लिम बंगाल की, ये वैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम की गिनती ज़्यादा है, कुछ एरिया ऐसे थे जिनके मतलब के मोहल्ले मान लो, शहर मान लो या विलेज मान लो, जहाँ पे हिंदूज की जो है कि डेंसिटी ज़्यादा है।
लीडर्स बोल रहे थे या एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा था कि हम बिल्कुल तह तक जाएंगे इनको डिवाइड करने के लिए, लेकिन आज़ादी हुई इतनी अचानक से कि सबको टाइम ही नहीं मिला ये डिवाइड करने के लिए। जब पार्टीशन मिली, ठीक है, पार्टीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर सिर्फ जिन्ना ने दे रखा था। जब पार्टीशन मिली तो उसके रिजल्ट कुछ हमारे सामने एक कम्युनल जोन बन गया। कम्युनल जोन का मतलब हर जगह पे लगभग मेजोरिटी ने माइनॉरिटी को किल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान से एक ट्रेन इंडिया में आई, डेड बॉडीज के साथ भरी हुई। उसके बाद इंडिया से, मतलब कि अमृतसर से लाहौर तक एक ट्रेन की डेड बॉडीज के साथ भरी हुई। और सबको लग रहा था कि ये जो फ्रीडम है ये टोटली अनप्लैन्ड और अब्रप्ट डिसीजन है पार्टीशन का। कोलकाता, लाहौर, अमृतसर, ये तीनों जो मेन शहर थे, मतलब कि ये तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि ये जो कम्युनल जोन का सबसे बड़ा एक हिस्सा थे। जो 5 to 10 लोगों की जो डेथ है वो रिकॉर्डेड है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडीज ही नहीं मिल पाई। मतलब अगर हम एक्चुअल में देखें कि अगर हम बोलेंगे 5 to 10 लोगों की जो डेथ है वो रजिस्टर्ड हो चुकी थी पार्टीशन के टाइम पे, तो हम इसको डबल ट्रिपल भी करें, इतने लोगों की डेथ हो गई थी उस टाइम में। फिर डिस्प्लेसमेंट डेंजर घोषित कर दिया गया एरिया। कैसे? क्योंकि ना तो पुलिस का कोई कंट्रोल है उस टाइम पे, पुलिस का वहाँ पे उस टाइम पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। लोगों के मर्डर्स होते जा रहे हैं। रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे एरिया रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए कि कौन सा एरिया पाकिस्तान में इंडिया में आएगा वो गलत था। लोगों बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। 80 लाख पीपल लोगों ने जो बॉर्डर है वो क्रॉस किया, और ये माना जाता है कि ये आई थिंक अब तक का काफ़ी बड़ा नंबर है। कभी भी इतने लोगों ने एक टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे बॉर्डर क्रॉस नहीं किया जितना इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे करना पड़ा। लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा और पैदल बाय वॉकिंग जाना पड़ा। वुमेन के लिए तो ये ऐसे काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनमें इनके लिए जो पेन को एक्सप्लेन किया गया कि थ्रेट टू वुमेन, वुमेन को किडनैप किया गया, ज़बरदस्ती उनके साथ मैरिज की गई, उनके रिलीजन कन्वर्ट कर दिए गए, चाहे वो इंडिया में चाहे पाकिस्तान में, रेप किया गया। और कुछ फैमिलीज तो ऐसी थी जिन पे उनकी गर्ल्स रहती थी, लेकिन वो फैमिली ओनर ने खुद ही अपने बच्चों को मार दिया। उनको ये लगता था कि इससे अच्छा है कि हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को दरिंदों के हाथों में दें, बेटर है कि हम ही मार दें। अपनी गर्ल्स को मारने के बाद सब ने जहर खानी शुरू कर दी। ऐसे भी सीन काफ़ी देखने को मिले। जो रेफ्यूजी कैंप थे वहाँ पे बच्चे चोरी होनी शुरू हो गई। लोगों को फ्रीडम तो महसूस ही नहीं हुई। मैंने ईयर तक ऐसे फील हो रहा था कि ब्रिटिश ने कम से कम इतना गंदा हाल तो हमारा नहीं किया था। और लोग बोल रहे थे कि जो राइटर थे वो बोल रहे थे कि ये देश की डिवीज़न नहीं है, ये डिवीज़न ऑफ हार्ट है। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारे नॉवल लिखे गए, मूवीज़ बनी, जैसे कि गदर, पोएम लिखी गई, शॉर्ट मूवीज़ बनी। और ये एवरीथिंग की डिवीज़न होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, थिंग्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स है, या फिर एम्प्लॉइज़ है, या फिर ज़मीन है। लोगों को अपने घर बार छोड़ के जाना पड़ा। इसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आज़ादी के टाइम पे क्या था, इंडिया में 12% मुस्लिम थे, 88% नॉन मुस्लिम थे। उनमें हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जैनिज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं। फिर भी इंडिया को एक सेकुलर रीजन बनाना था। सेकुलर रीजन बनाने के लिए इंडिया ने डेमोक्रेसी में किस चीज़ को कंडीशन किया गया कि हम लोग ऑल रीजन को इक्वली मान के चलेंगे, रीजन बेस्ड सिटीजनशिप किसी भी बंदे को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है जिसमें था कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जहाँ पे कुछ नवाब ने अपना कंट्रोल कर रखा था ब्रिटिश इंडिया पे। एक तो होते हैं देखो प्रोविंसेस। प्रोविंसेस वो वाली होती है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल दे रखा होता है, ये सीधे सीधे से अंग्रेज ही सारे डिसीजन लेके। लेकिन कुछ एरिया जो उनके काम के नहीं होते हैं उनको एक प्रिंसली स्टेट बना देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे छोटे मोटे नवाब या राजा महाराजा अपना राज कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल अफेयर के लिए उनको परमिशन दे दी जाती है कि वो खुद से डिसीजन ले लें
लेकिन पैरामाउंटेंसी या सुजरनिटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो सुप्रीमेसी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही रहेगी। अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो इसके लिए उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है वो इन्फॉर्म करना है या उनको बता के वो डिसीजन लेना है। तो इंडिया का जो 1/3 पार्ट था वो तो लगभग ऐसे ही आ रहा था। जो 1/4 पार्ट था वो लोगों के पास चलती उनकी मर्जी में था कि वो किसके पास जाएंगे। मिंटू से 1/3 पार्ट था इंडिया का, वो लगभग प्रिंसली स्टेट में था। और जो 1/4 था मतलब कि 25% पार्ट था वो लोगों की चॉइस थी कि वो इंडिया में आए या पाकिस्तान में जाए। अब हुआ क्या कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही लगभग 565 जो रियासतें थी प्रिंसली कोर्ट्स थे उन्होंने चूज कर लिया कि उनको इंडिया चाहिए। और इन सबको वोटिंग मिल रखी थी कि वो इंडिया को चूज करेंगे या पाकिस्तान को। और ज़्यादातर रूलर थे, कुछ रूलर ऐसे थे जिनको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी की वो डिमांड करेंगे तो उनको पता है कि उनके आने वाले वंशज को जो राज्य सरकार है वो नहीं मिलेगी, वो तो वोटों के थ्रू मिलेगी। तो वैसे 565 रियासतें प्रिंसली कोर्ट को मान गई। फिर भी वहां पे 3 ऐसी स्टेट्स थी जो इस डिसीजन के साथ एग्री नहीं कर रही थी। इनमें से एक है त्रिवानाकोर, दूसरी है हमारे पास निज़ाम जो हैदराबाद के थे, थर्ड लास्ट हमारे पास है नवाब जो भोपाल के थे। इंडिया की गवर्नमेंट ने इंटरिम गवर्नमेंट, देखिए इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, जब भी कोई सोशल चेंज होता है या पॉलिटिकल चेंज होता है या देश में बहुत सारे खराब हालात आते हैं तो उस टाइम पे जिन लोगों को सरकार संभाली जाती है उनको बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये नेहरू जी वगैरह या सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह के पास थे ये, उनको ये बोला गया कि इंटरिम गवर्नमेंट प्रिंसिपल स्टेट के साथ बात की जाए वो इंडिया को ही ज्वाइन करे। लेकिन जो मोहम्मद अली मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना थे वो बड़े टेंशन फ्री, तो उन्होंने बोला कि मर्जी है पाकिस्तान में आना आओ नहीं आना ना हो वो आप लोगों की चॉइस है, लेकिन जो हम लोग हैं वो रीजन बेस्ड सेटअप बना के देंगे, पाकिस्तान बना के देंगे। तो लोगों के पास 3 कंसिडरेशन थे, डायरेक्ट आओ इंडिया को ज्वाइन करो, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इंडिया को ज्वाइन करो लेकिन अपने शर्तों के ऊपर, मतलब कि आपको सेपरेट पावर मिलेगी। या थर्ड पार्ट था इंटीग्रेशन की इंडिया के साथ मिलकर रहो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आयरन मैन बोला जाता है, जिनका भी स्टैचू भी बना हुआ है, ठीक है, मोदी सरकार ने बनवाया है। ये हमारी इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, डिप्टी पीएम थे, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवाद थे, कैटलिस्ट, रियलिस्टिक, एनसीआर लीडर थे। ठीक है। और इनको नेगोशिएट प्रिंसिपल स्टेट के साथ करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से नेगोशिएट किया। नेगोशिएट का मतलब होता है बातों के साथ ही सारे मसलों को हल कर देना। और ये काफ़ी स्किलफुल पर्सन थे, जो डिप्लोमेटिक थे, बातचीत इनके पास ऐसी मतलब कि हम बोलते हैं ना कैसी क्वालिटी थी कि बातों के साथ ही हर एक बंदे को कन्विंस कर लेते थे। इनके पास डिप्लोमेटिक तरीका था कि अपनी बातों के लिए हर एक बंदे को मना लेते थे। और इनके पास गुड पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी था। वैसे जब 46 में जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ के सारे लीडर ने इनको ही चूज किया था। जस्ट महात्मा गांधी की जिद की वजह से इनको पीछे किया गया और नेहरू जी को आगे कर दिया गया। और गांधी जी का रीज़न ये था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये इंडिया के स्कूलों में पढ़े हैं और जो नेहरू जी हैं ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रीज़न थे मतलब। तो फिलहाल चलो, जो इन्होंने अपना मैजिक करके ये दिखाया कि लगभग जो इंडिया की ज़्यादा स्टेट्स थी वो तो आज़ादी से पहले ही इंडिया के साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी होगी। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी थी जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, जैसे कि कश्मीर है, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री प्रेशर लगाया गया, हालांकि वैसे रिजल्ट नहीं मिला जैसे चाहिए था। जूनागढ़ है, वहाँ पे प्लेबिसाइड लगाया गया। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है कि अगर राजा हमारे साथ आने के लिए रेडी नहीं है तो हम वहाँ के लोगों से वोटिंग करवा लेते हैं, वो लोग हमारे साथ मिलते हैं तो इसलिए हम राजा को हटा देते हैं।
और हैदराबाद मणिपुर वो आगे देखते हैं क्या था। अब कॉम्प्लिकेटेड ऐसे हुआ कि जो उड़ीसा थी वो एक ऐसी स्टेट थी, उड़ीसा, कि इसके अंदर जाके उड़ीसा जो एक अभी स्टेट है उसके अंदर 26 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बड़ा मुश्किल था कि वो हर एक राज्य के पास जाएं और उनको कन्विंस करें कि इंडिया में आएगी। जो सौराष्ट्र थी वहाँ पे 119 से भी ज़्यादा स्मॉल स्टेट थी, जिसमें 14 लार्ज स्टेट्स थी। तो इस चीज़ से निपटने के लिए कि अब हम हर बंदे के साथ कैसे डील करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। तो ये क्या था, ये एक एग्रीमेंट था जिसमें कुछ कंडीशन लिखी हुई थी कि पहले तो कि आप डायरेक्ट इंडिया को आइए ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम लोग आपको ग्रेटर ऑटोनॉमी देने के लिए रेडी हैं। ऑटोनॉमी मतलब कि आपकी शर्तों को मानने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे ही एक हैदराबाद है। हैदराबाद उस टाइम पे आज़ादी के टाइम पे बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे राज करते थे उन्हें निज़ाम बोलते थे। तो निज़ाम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं था, यहाँ के रूलर लोगों को निज़ाम बोलते थे। उस टाइम का जो हैदराबाद था वो प्रिंसली स्टेट इस हिसाब से था कि आज का अगर हम कर्नाटक ऐड कर लें, आंध्र प्रदेश ऐड कर लें और महाराष्ट्र ऐड कर लें, तो फिर जाके हैदराबाद जितनी प्रिंसली स्टेट बनेगी। और आंध्र प्रदेश के आज के टाइम पे हम लोगों ने दो बार कर रखे हैं, एक आंध्रा एक तेलंगाना। और महाराष्ट्र को भी, महाराष्ट्र भी पहले बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे, फिर इसके इसमें से हमने महाराष्ट्र और गुजरात को सेपरेट कर दिया। तो मतलब काफ़ी बड़ा था। तो निज़ाम बता ही दिया कि निज़ाम कौन होते थे, जो उस टाइम पे मतलब कि वहाँ पे उस एरिया को रूल करते थे। तो वो इंडिया को ज्वाइन करने के रेडी नहीं थे। तो इनके लिए जो आयरन मैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इंटरिम गवर्नमेंट, उनने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करवाया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि चलो फिलहाल अभी भी हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप इस मुद्दे के ऊपर थोड़ा सोच विचार और करना। ठीक है। तो लेकिन स्टार्टिंग में ही इन्होंने 1 ईयर के विद इन 1 ईयर ये डिसीजन लिया कि हम निज़ाम को, ये हैदराबाद को इंडिया के अंदर ही लेंगे। कैसे लेंगे, जो निज़ाम के लोग थे, ठीक है, निज़ाम जिन लोगों के ऊपर रूल कर रहा था वो लोग निज़ाम से खुश नहीं थे। जैसे कि क्योंकि ये ना थोड़ा मतलब कि रिलीजन बेस्ड होके चल रहा था। तो उस टाइम पे जो पीसेंट्री ऑफ तेलंगाना थे, तो तेलंगाना के जो गरीब किसान थे वो भी निज़ाम को अपोज करते थे। तो निज़ाम को गुस्सा इस बात से कि लोग मेरे खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ वो ज्वाइन करने की डिमांड ज़्यादा अपने ऊपर रखते हैं। तो इस वजह से निज़ाम ने क्या किया, अपने बंदों को भेजा वहाँ पे। तो जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो थोड़े कट्टर है, और जो हैदराबाद कांग्रेस है, ठीक है, वो निज़ाम को सपोर्ट करती थी। तो निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी जिनको राजकर बोलते थे, और उसने बोला कि जो जो बंदे मेरे खिलाफ हैं उन सबको पनिशमेंट दी जाए। मतलब कि जो लोग नॉन मुस्लिम थे उन सबको पनिश किया गया बड़े बुरे तरीके से। लेकिन ये सारा सीन देख के जो गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसको बुरा लगा, और लोगों की कंप्लेंट सुन के इंडिया की गवर्नमेंट ने निज़ाम को अरेस्ट कर लिया। इसको अरेस्ट करने के बाद जो हैदराबाद और इंडिया में मर्ज हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा था मणिपुर। मणिपुर का भी सीन हमें यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, मणिपुर इंडिया को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गया, लेकिन वो बोल रहा था कि मुझे कुछ यहाँ पे सेल्फ ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है। तो मणिपुर ही इंडिया की सबसे पहले की इलेक्शन थी जहाँ, मतलब कि ऐसी स्टेट थी जहाँ पर सबसे पहले इलेक्शन हुई। वैसे तो जो इलेक्शन है इंडिया में वो 1951 के एंड में, 52 में हम बोलते हैं, अक्टूबर से लेके फरवरी 52 तक हुए हैं। लेकिन मणिपुर में सबसे पहले हुए हैं जून में। तो वहाँ पे इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को स्टेब्लिश किया गया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि वोटिंग का सिस्टम बनवाया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया गया था कि एक राजा बनेगा लेकिन वो असेंबली में आएगा, लेजिस्लेटिव में। फिर गवर्नमेंट, मतलब कि राज्य को हटा के गवर्नमेंट में कन्वर्ट करते गए। तो वहाँ पे जो किंग थे बचचंद्रा सिंह, इनसे एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया गया। ठीक है, जो कि एग्रीमेंट ही था एक। तो मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1948 में इन्होंने साइन किया। तो वहाँ पे भी जो राजा को हटा के गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया।
अब जो लगभग लास्ट टॉपिक है हमारा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिशर थे ना, इन्होंने जब स्टेट्स को बनाया था, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को देख के बनाया था, जो इनको कन्वीनियंस लग रहा था, जो इनके बेनिफिट के लिए था, इनके अफसर के बेनिफिट के लिए था, उस हिसाब से इन्होंने स्टेट्स को डिज़ाइन किया हुआ था। उस टाइम पे मतलब कि या फिर जो प्रिंसिपल रूल वगैरह होते थे, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेते थे। कुछ प्रॉपर सेंस नहीं बन रही थी कि जैसे हम बोले लैंग्वेज बेस्ड हो या रिलीजन बेस्ड हो, कुछ भी मतलब कि ऐसा खास नहीं था। तो नागपुर सेशन 1920, उस टाइम पे क्या था कि हमारी गवर्नमेंट ने वैसे भी ये सोचा कि जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लुरलिटी है उसको हम ऐसे ही रहने देते, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इसको चेंज करने लग गए तो वैसे ही देश में जो सेपरेटेशन की डिमांड है, डिसइंटीग्रेशन की डिमांड है, वो पीक पे है। जैसे पाकिस्तान सेपरेट होना जा रहा है, अगर हम ऐसे ही एक जैसे लोगों को सेपरेट करते जाएंगे तो हो सकता है कि इससे हमारे देश की यूनिटी को जो है वो प्रॉब्लम आए। तो इस वजह से फिलहाल हमने इनको वैसे नहीं छेड़ा। फिर क्या हुआ कि जो आईएनसी रीऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे स्टेटिक रीऑर्गेनाइजेशन को हमने बनाना था, तो इसको ये माना गया इनके लिए कि कांग्रेस की कमेटी बनाई गई, विशालांतरा मूवमेंट। इसमें क्या था कि ये पहले ओल्ड मद्रास हम इसको बोलते थे। यहाँ पे जो TAK हम बोलते हैं, इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला समथिंग कुछ ऐसे स्टेट्स थे। तो वहाँ पे एक पोती श्री रामुलु, वहाँ के ये लीडर थे। ठीक है, ये गांधीयन वर्कर थे। इन्होंने सत्याग्रह के लिए अपनी जॉब से रिजाइन डाल दिया था। ये दलित को टेम्पल्स में एंट्री उसके लिए उन्होंने फास्ट भी रखा था। और इसके बाद इन्होंने एक फास्ट रखा था 56 डेज का, इंडेफिनेट फास्ट था। 56 डेज आके इनकी डेथ हो गई थी। और वो जो इन्होंने अपना ये फास्ट रखा था, ये आंध्र प्रदेश के लिए रखा था। ठीक है, फिर जो आंध्र प्रदेश 1952 में आंध्र प्रदेश जो मूवमेंट है, इनके डेथ के बाद वो सक्सेस हो गई थी। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यहाँ पे क्या हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट को लगा कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो सेपरेटिज्म की डिमांड रखते जा रहे हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड रख रहे हैं, इन सबको कहीं ना कहीं सेट करना जरूरी है। तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया। इसका मेन थीम ये था कि जो बाकी की स्टेट्स है वो सेपरेट होने की जो डिमांड है वो ना रखे। और इसके साथ साथ ही जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को 1956 में अप्लाई किया गया, उस टाइम में 14 स्टेट और 16 यूनियन टेरिटरीज थी। अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है कि इनको ग्रेटर रूल मिल, यूनियन टेरिटरी में जो सेंट्रल अथॉरिटी का मेन कंट्रोल होता है। ठीक है, तो स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 1956 से इसका मतलब ये क्या था कि हम डेमोक्रेटिक वे से सारी स्टेट को डील करेंगे, पावर सबको मिलती जाएगी, यूनिफॉर्म बेसिस से सबके साथ डील करेंगे, यूनिटी बनी रहेगी, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखेंगे कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है। बट फिर भी इस रूल को जो है वो कुछ जगह ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे विदर्भ महाराष्ट्र में प्लेस है, मध्य प्रदेश वेस्टर्न यूपी में प्लेस है, एक नॉर्थर्न वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे इस रूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फिर इसके बाद आगे चलो कुछ डेट्स हैं जिनको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। 1952 दिसंबर में आंध्र प्रदेश स्टेट को डिक्लेयर किया गया। 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी डिसाइड की थी। 1956 में एक्ट पास कर दिया गया। 60 में इससे 4 ईयर बाद बॉम्बे को 2 पार्ट्स में, एक महाराष्ट्र और गुजरात में, बाइलिंगुअल स्टेट लैंग्वेज बेस के हिसाब से सेपरेट किया गया। 63 में नागालैंड को बनाया गया। 66 में पंजाब में से पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में बिठा दिए गए और हिंदी बोलने वाले हरियाणा हिमाचल में डिवाइड कर दिए गए। इससे 60 ईयर बाद असम से मेघालय, 72 में ही असम से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इनको सेपरेट किया गया। 87 में अरुणाचल प्रदेश में से मिजोरम को निकाला गया। और जो सबसे लास्ट है हमारे पास, जो इनका टाइम पीरियड है 2000 का, 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों स्टेट से सेपरेट बनाएगी। ये जो स्टेट हैं ये लैंग्वेज की वजह से नहीं, इवन कि अपने कल्चर की वजह से इनको सेपरेट किया गया। और वैसे भी जो स्टेट जितनी लीडर बनती है उनकी डेवलपमेंट उतनी कम होती है, तो भी सी बात है ये सबसे पीछे होंगी। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर ऑफ नेशन बिल्डिंग। आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा।